नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार पर्यावरण का पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। ये मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा है। ठीक है, आगे देखिए। कजरी स्थित है। कजरी ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर कहाँ है? ये राजस्थान में है। ठीक। थार मरुस्थल अवस्थित है। तो थार मरुस्थल राजस्थान में ही है। ठीक है, आगे देखिए। विश्व में ऊर्जा की सर्वाधिक खपत करने वाला देश यूएसए है। विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा का खपत कौन करता है? यूएसए यानी अमेरिका। चलिए आगे देखिए। संसार की कुल ऊर्जा में जीवाश्मीय ईंधन का योगदान है 52%। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि संसार की कुल ऊर्जा में जीवाश्मीय ईंधन का योगदान कितना है? तो 52% है। आगे देखिए। मृदा अपरदन का प्रभाव है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मृदा अपरदन का प्रभाव है। तो ये प्रभाव है भूमि की उर्वरा शक्ति की ह्रास। क्या कर रहा है? भूमि की उर्वरा शक्ति की ह्रास, वनस्पति आवरण में कमी तथा चारागाह की समाप्ति। ठीक है, यही मृदा अपरदन का प्रभाव है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्या है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्या है। ये समस्या है लवणता, जलवायु में परिवर्तन एवं भूजल का दोहन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वनों के महत्व का रक्षात्मक कार्य है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वनों के महत्व का रक्षात्मक कार्य है। तो इसका रक्षात्मक कार्य है भू कटाव से सुरक्षा। क्या है? भू कटाव से सुरक्षा, भूस्खलन से रक्षा तथा सूखा व बाढ़ से सुरक्षा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वर्षा के जल को संग्रहित करने का परंपरागत साधन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वर्षा के जल को संग्रहित करने का परंपरागत साधन है तालाब, नलकूप और बावरिया। क्या क्या है? तालाब है, नलकूप है और बावरिया है। इसी से वर्षा का जल संग्रह किया जाता है। ठीक, आगे देखिए। अपनी बाढ़ के लिए विख्यात भारत की नदी है कोसी। ये बिहार में पाया जाता है। इसी के कारण बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। किस नदी के कारण? कोसी नदी के कारण। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि खनन द्वारा पर्यावरण को होने वाली हानि है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? खनन द्वारा पर्यावरण को होने वाली हानि है। वनों का कम होना, वन्य जीवों का खतरा तथा खनन कणों व धूल से वायु प्रदूषण। क्या है? खनन द्वारा पर्यावरण को होने वाली हानि, वनों का कम होना, वन्य जीवों का खतरा तथा खनन कणों, धूल से वायु प्रदूषण है। ठीक है, आगे देखिए। खनन से होने वाली हानि से बचाव का उपाय है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि खनन से होने वाली हानि से बचाव का उपाय है खानों के बड़े गड्ढों को पुनः भरना। क्या कह रहा है कि खानों के बड़े गड्ढों को पुनः भरना, मलबे का उपयुक्त निस्तारण, अनधिकृत खानों को प्रभावी ढंग से बंद करना। क्या कह रहा है कि मलबे का उपयुक्त निस्तारण, अनधिकृत खानों को प्रभावी ढंग से बंद करना। ठीक है, यही खनन से होने वाले हानि से बचाव का उपाय है। ठीक है, आगे देखिए। बरसिहसर स्थित है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बरसिहसर स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ है बरसिहसर? ये बीकानेर में है।
आगे क्वेश्चन कह रहा है मृदा अपरदन का प्रकार है। देखिए मृदा अपरदन का प्रकार है वायु, नदी, हिमानी अपरदन। ये तीनों के द्वारा मृदा अपरदन होता है। किसके किसके द्वारा? वायु, नदीय, हिमानी अपरदन। ठीक, आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होने वाली हानि है। तो मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होने वाली हानि मृदा की उर्वरता में अत्यधिक कमी होती है, बाढ़ व अकाल में वृद्धि एवं मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार होता है। ठीक है, आगे देखिए। मरुस्थल का कारण है। मरुस्थल का कारण क्या है? मृदा में ह्यूमस नगण्य। मृदा में ह्यूमस नगण्य हो जाएगा तो मरुस्थल होगा। वार्षिक वर्षा काफ़ी कम तथा भूमि की उर्वरता अत्यधिक कम होगा। ठीक है, ये जो कारण है इसके कारण मरुस्थल हो जाते हैं जमीन। ठीक है, आगे देखिए। शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले वनस्पति हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शीत मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति हैं। तो ये लाइकेन व मॉस ये कहाँ पाए जाते हैं? तो शीत मरुस्थल में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी REDA स्थापना हुआ है इसका। तो इसका स्थापना कब हुआ है? 1985 में। 1985 में किसका स्थापना हुआ है? राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी का। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीकरण का कारण है अत्यधिक वनोन्मूलन। मरुस्थली का अत्यधिक कारण क्या है? अधिक वन उन्मूलन, जलवायु की कठोर परिस्थितियाँ, अनियंत्रित पशुचारण। ठीक है, ये सब जो कारण है इसके कारण भी मरुस्थलीकरण होता है। ठीक है, मरुस्थलीकरण को रोकने का उपाय देखिए दिया गया है। क्या कह रहा है कि मरुस्थलीकरण पर रोक का उपाय है। रोक का उपाय यही है कि वृक्षों की पेटियों का विकास किया जाए, नियंत्रित चराई पर रोक तथा उचित भूमि प्रबंधन द्वारा भूमि संरक्षण किया जाए। अगर ये सब किया जाएगा तो मरुस्थलीकरण पर रोक हो सकता है। क्या क्या दिया गया है? वृक्षों की पेटियों का विकास हो, अनियंत्रित चराई पर रोक हो तथा उचित भूमि प्रबंधन द्वारा भूमि संरक्षण हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। तो ये मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। मृदा अपरदन का प्रकार है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मृदा अपरदन का प्रकार है। देखिए, आवरण अपरदन, धरातली तथा नलीनुमा अपरदन, ये सब जो हैं मृदा अपरदन के प्रकार हैं। कौन कौन से? आवरण अपरदन, धरातली तथा नलीनुमा अपरदन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है खाद्य समस्या से संबंधित समस्या है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? खाद्य समस्या से संबंधित समस्या है। तो जल की उपलब्धता में कमी एवं प्रदूषण, समुद्री संसाधन में कमी तथा ऊर्जा संकट, ये सब जो हैं खाद्य संसाधन में संबंधित समस्या है। क्या क्या है? जल की उपलब्धता में कमी, प्रदूषण, समुद्री संसाधन में कमी तथा ऊर्जा संकट। ठीक है, आगे देखिए। राजस्थान के मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व औसत है, ये 65 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्या है? 65 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान के मरुस्थल में ये जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, आगे देखिए। वन उन्मूलन का प्रत्यक्ष प्रभाव है।
क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वन उन्मूलन का प्रत्यक्ष प्रभाव है वन उत्पादों की कमी। क्या है? वन उत्पादों की कमी है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वनों का महत्व है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वनों का महत्व है मृदा अपरदन पर रोक। ये मृदा अपरदन पर रोक लगाता है वन। अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो मिट्टी का अत्यधिक कटाव होता है। ठीक है, आगे देखिए, कार्बनिक कृषि के लाभ हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक कृषि के लाभ हैं कम खर्चीला, भूमि लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है तथा और मृदा का प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, कार्बनिक कृषि के क्या क्या लाभ हैं? कम खर्चीली है ये, भूमि लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है, मृदा का प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मृदा पर लवणों के एकत्रण को कहते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा पर लवणों के एकत्रण को कहते हैं सेलिनाइजेशन, इसे कहते हैं हम। क्या कहते हैं? सेलिनाइजेशन। ठीक है, आगे देखिए, सिंचाई के जल के खेतों में इकट्ठा होने को कहते हैं। सिंचाई के जो जल के खेत हैं उसमें इकट्ठे होने को कहते हैं। ठीक है, वाटर लॉगिंग इसे कहेंगे। क्या कहेंगे? वाटर लॉगिंग। आगे देखिए, कृमियों का नाश करने में प्रयोग में लाए जाते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कृमि के नाश करने में प्रयोग में लाए जाते हैं बर्मीसाइड्स। ये बर्मीसाइड्स जो है ये कृमि को नाश करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक उत्पन्न किया जाने वाला खाद्यान्न है चावल। विश्व में सर्वाधिक उत्पन्न होता है चावल। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वन उन्मूलन का प्रभाव है। वन उन्मूलन का प्रभाव है सूखा, बाढ़ व भूस्खलन। क्या क्या है? सूखा है, बाढ़ है और भूस्खलन है। ये वन उन्मूलन का प्रभाव है। ठीक है, संसाधन वन संरक्षण प्रोग्राम में भारत के आरक्षित क्षेत्र हैं 13 ठो। कितने हैं? संसाधन वन संरक्षण प्रोग्राम में भारत के आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 13 ठो हैं। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय पार्क हैं। राष्ट्रीय पार्क क्या है? वे क्षेत्र जो वन्य जीवों की उन्नति व विकास के लिए आरक्षित होते हैं। ठीक है, वे क्षेत्र जो वन्य जीवों की उन्नति व विकास के लिए आरक्षित होते हैं वो राष्ट्रीय पार्क हैं। ठीक है, आगे देखिए, संकटग्रस्त जाति है। संकटग्रस्त जाति कौन है? गोडावन व गेंडा, एशियाई गधा व नर बारहसिंघा। ठीक है, कौन कौन से हैं? गोडावन, गेंडा, एशियाई गधा व नर बारहसिंघा। ठीक है, ये संकटग्रस्त जाति है। ठीक है, आगे देखिए, वे जातियां जिनका मानव गतिविधि के कारण विलुप्त होने का भय उत्पन्न हो गया है उन्हें कहते हैं संकटग्रस्त जाति। क्या कहते हैं? वे जातियां जिनका मानव गतिविधि के कारण विलुप्त होने का भय उत्पन्न हो गया है उन्हें हम क्या कहेंगे? संकटग्रस्त जाति कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि खनिज संसाधन है। खनिज संसाधन क्या है? अनवीकरणीय है। ठीक है, क्या है? अनवीकरणीय है। भारत में सदाबहार शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में सदाबहार शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। तो ये पूर्वी व पश्चिमी हिमालय में 3500 मीटर से नीचे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी व पश्चिमी हिमालय में 3500 मीटर के से नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वन्य जीव नियम भारत में लागू किया गया 1972 में। वन्य जीव नियम
भारत में कब लगा है, तो ये 1972 में लगा है। ठीक है, चलिए, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व योजना की स्थापना कब हुआ है, तो ये 1986 में हुआ है। कब हुआ है, 1986 में। आगे देखिए, आरक्षित जैव मंडल में सम्मिलित मानव क्रिया की अनुमति का क्षेत्र है, ये बफर क्षेत्र है। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन कि आरक्षित जैव मंडल में समिति मानव क्रिया की अनुमति का क्षेत्र है, ये बफर क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वनों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वनों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है वन्य जंतु व उनके उत्पाद। क्या लाभ है, वन्य जंतु व उनके उत्पाद सर्वाधिक लाभ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय मृदा की अम्लीयता कम कर सकता है। देखिए, अम्लीय मृदा जो है उसकी अम्लीयता कम कर सकता है डोलेमाइट या जिप्सम। डोलेमाइट या जिप्सम जो है ये अम्लीय मृदा की अम्लीयता को कम कर सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, मृदा अपरदन का सर्वप्रमुख कारण है वन उन्मूलन। मृदा अपरदन का सर्वप्रमुख कारण क्या है, वन उन्मूलन है। ठीक है, चलिए आगे अब हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र। क्या देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में क्या क्या होता है, जैविक व अजैविक घटक होते हैं। क्या क्या होता है, जैविक व अजैविक घटक होते हैं। आगे देखिए, नदी पारिस्थितिक तंत्र है। नदी कैसी पारिस्थितिक तंत्र है, तो प्राकृतिक जलीय व लवणीय है। क्या है, प्राकृतिक जलीय व लवणीय है। चलिए आगे देखिए, इकोसिस्टम शब्द दिया था। इकोसिस्टम शब्द कौन दिए हैं, तो एजी टॉन्सले ने दिए हैं। एजी टॉन्सले क्या दिया है, इकोसिस्टम शब्द। ठीक है, बायोसिनोसिस, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि बायोसिनोसिस शब्द दिया है, ये कार्ल मोबियस ने क्या दिया है, बायोसिनोसिस शब्द दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक सामान्य खाद्य श्रृंखला में करिया पद पाई जाती है 3 या 4। कितने पाई जाती है, 3 या 4 पाई जाता है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि चारण खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि चारण खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है स्वपोषी से। किससे होता है, स्वपोषी से होता है। आगे देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड शब्द दिया था। क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक पिरामिड शब्द दिया था, चार्ल्स एल्टन ने दिया था। चार्ल्स एल्टन क्या दिया है, पारिस्थितिक पिरामिड शब्द दिया है। आगे देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार हैं। पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार कितने हैं, तो ये 3 प्रकार है पारिस्थितिक पिरामिड के। कितने हैं, 3 हैं। आगे देखिए, हमेशा सीधे आकृति के पिरामिड प्राप्त होते हैं जैव ऊर्जा। कहाँ से प्राप्त होगा, जैव ऊर्जा से। क्या प्राप्त होगा, तो हमेशा सीधे आकृति के पिरामिड प्राप्त होते हैं। कहाँ, तो जैव ऊर्जा से। आगे देखिए, उत्पादक का डैश उत्पादन शाकाहारियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो 10%। क्या कह रहा है कि उत्पादन का 10% उत्पाद शाकाहारियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अपघटक हैं, तो अपघटक में जीवाणु और फफूंद ये दोनों आएंगे। जीवाणु और फफूंद क्या है, अपघटक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है,
तो मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है एक्वेरियम। क्या है? एक्वेरियम है। आगे देखिए, सबसे बड़ा परितंत्र है। सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? समुद्र परितंत्र। क्या है? समुद्र परितंत्र है। आगे देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र के भोजन स्तर को कहते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र के भोजन स्तर को कहते हैं पोषण स्तर। क्या कहते हैं? पोषण स्तर कहते हैं। आगे देखिए, खाद्य जल में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं अलग अलग रहती है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि खाद्य जल में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं अलग अलग रहती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ओडम के अनुसार खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ओडम के अनुसार खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। उत्पादक हैं। उत्पादक क्या हैं? हरे पौधे। हरे पौधे क्या हैं? ये उत्पादक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक पिरामिड है। पारिस्थितिक पिरामिड है संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड तथा ऊर्जा पिरामिड। कौन कौन से हैं? संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड तथा ऊर्जा पिरामिड। ये सब क्या हैं? पारिस्थितिक पिरामिड हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है, जैविक घटक में सम्मिलित है। तो जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, ये तीनों सम्मिलित हैं। कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये जैविक घटकों में सम्मिलित हैं। ठीक है, तालाब एक क्या है? ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तालाब क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। चलिए आगे देखते हैं। इकोसिस्टम में मनुष्य की स्थिति है। तो इकोसिस्टम में मनुष्य की स्थिति मनुष्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? मनुष्य इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। किसमें? तो इकोसिस्टम में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में शैवाल होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में शैवाल जो होता है ये उत्पादक होता है। शैवाल क्या होता है? उत्पादक होता है। ठीक है, आगे देखिए। घास स्थलीय तथा वृक्ष इकोसिस्टम में बायोमास जीव भार का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है कि घास स्थलीय तथा वृक्ष इकोसिस्टम में बायोमास जीव भार का पिरामिड कैसा होगा? तो ये हमेशा सीधा होगा। ठीक है, भारत के घास स्थल को सवाना कहते हैं। भारत के घास स्थल को क्या कहते हैं? सवाना। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड तंत्र है समुद्र। क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है क्या? समुद्र है। पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं उत्पादक। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण कौन करता है? ये उत्पादक करते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में होते हैं कौन? तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अपघटक कहा जाता है। अपघटक किसे कहा जाएगा? तो पराशरण पोषी को किसे कहेंगे? पराशरण पोषी को हम अपघटक कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाहित होती है
उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक, ये सभी से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाहित होती है। किससे? तो उत्पादक से, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। खाद्य जल जितना जटिल होगा पारिस्थितिक तंत्र उतना ही अस्थायी होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य जल जितना जटिल होगा पारिस्थितिक तंत्र उतना ही अस्थायी होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश पारितंत्र चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिक पिरामिड सुझाए हैं। इनकी संख्या है 3। कितने हैं? 3 गो है। क्या क्वेश्चन कह रहा था कि ब्रिटिश पारिस्थितिक चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिक पिरामिड सुझाए हैं। इनकी संख्या है 3। आगे देखिए। जलीय पारितंत्र में चरम उपभोक्ता है मगरमच्छ। क्या कह रहा है? जलीय पारितंत्र में चरम उपभोक्ता है कौन? मगरमच्छ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्तर परिवर्तन में ऊर्जा का ह्रास होता है 10%। कितना होता है? 10%। क्वेश्चन आपका कह रहा था एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्तर परिवर्तन में ऊर्जा का ह्रास होता है कितना? 10%। आगे देखिए। सूर्य को ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण होता है। सूर्य को ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण होता है, ये क्लोरोफिल से होता है। किससे होता है? क्लोरोफिल से होता है। आगे देखिए। यदि इस पृथ्वी से सभी पौधे लुप्त हो जाए तब क्या होगा? तब सभी प्राणी मर जाएंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी से सभी पौधे लुप्त हो जाएं तब सभी प्राणी मर जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। किसी भी खाद्य श्रृंखला में हरा पौधा प्रथम कड़ी होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में हरा पौधा प्रथम कड़ी होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्थिर करने की क्षमता होती है। क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्थिर करने की क्षमता होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भू रासायनिक चक्र का प्रकार है। भू रासायनिक चक्र का प्रकार है जल चक्र, गैसीय चक्र एवं अवसादी चक्र। क्या क्या है? जल चक्र, गैसीय चक्र एवं अवसादी चक्र। ठीक है, आगे देखिए। अवसादी चक्र का उदाहरण है। अवसादी चक्र के उदाहरण कौन है जाएंगे? फास्फोरस चक्र। क्या होगा? फास्फोरस चक्र। आगे देखिए। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वाटर पार्क। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? वाटर पार्क होगा। ठीक है, आगे देखिए। लवणीय जल के पारिस्थितिक तंत्र उदाहरण है समुद्र। लवणीय जल के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। आगे देखिए। सर्वाहारी का उदाहरण है। सर्वाहारी का उदाहरण कौन होगा? मानव। मानव जो है ये सर्वाहारी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विचार प्रस्तुत किया लिंडमैन ने। लिंडमैन ने क्या किया है? पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विचार प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किसी भी खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। क्या कह रहा है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है तृतीय उपभोक्ता। किसी भी खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? ये तृतीय उपभोक्ता है। आगे देखिए। परितंत्र में होता है। परितंत्र में क्या होता है? ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि होता है। परितंत्र में क्या होता है? ऊर्जा व खनिज दोनों की क्या होता है? हानि होता है। आगे देखिए। कार्यशीलता के आधार पर
पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों को विभक्त किया गया है 3 श्रेणियों में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कार्यशीलता के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों को विभक्त किया गया है 3 श्रेणियों में। ठीक, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार हैं कितने? 2। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार कितने हैं? 2 हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजी के लेखक ओडम हैं। फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजी के लेखक कौन है? ओडम हैं। ठीक है। भारत में विश्व के भू क्षेत्र का लगभग अंश पाया जाता है 8%। क्या कह रहा है कि भारत में विश्व के भू क्षेत्र का लगभग अंश पाया जाता है कितना? 8% पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, पौधों की विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है? 10वां है। पौधों की विविधता के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है? 10वां है। ठीक है। आगे देखिए, प्रत्येक पोषण स्तर पर लगभग ऊर्जा नष्ट हो जाती है कितना %? 90%। प्रत्येक पोषण स्तर पर लगभग ऊर्जा का नष्ट होता है कितना? 90%। ठीक है। पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार हैं। पारिस्थितिक पिरामिड के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पारिस्थितिक पिरामिड के 3 प्रकार हैं। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की सर्वाधिक होती है क्या? सबसे निचले स्तर पर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होती है सबसे निचले स्तर पर। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पम्पास है। पम्पास क्या है? ये घास का मैदान है। पम्पास क्या है? घास का मैदान है। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था की प्रत्येक कड़ी या जीव को कहते हैं पोषण स्तर। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था की प्रत्येक कड़ी या जीव को क्या कहते हैं? पोषण स्तर कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर पौधे जिस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। आगे देखिए, खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक तत्व है हरे पौधे। खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक तत्व कौन सा होगा? हरे पौधे हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रभावी भोजन श्रृंखला होती है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रभावी भोजन श्रृंखला होती है, अपरदी भोजन श्रृंखला होती है। क्या होगा? अपरदी भोजन श्रृंखला होती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पोषक तत्वों की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं 2। क्या कह रहा है कि पोषक तत्वों की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कितने हैं? तो 2 हैं। ठीक है। अनुक्रम के संबंध में सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किए हल्ट ने। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अनुक्रमण के संबंध में सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किए कौन? हल्ट ने। ठीक है। बृहद उपभोक्ता के प्रकार हैं। बृहद उपभोक्ता के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? बृहद उपभोक्ता के प्रकार हैं कितने? 3। आगे देखिए, पृथ्वी के लगभग 40% भाग पर वन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पृथ्वी के लगभग 40% भाग पर क्या है? वन है। चलिए आगे देखिए, मरुस्थलीय श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है क्रमानुसार। मरुस्थलीय श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा? क्रमानुसार होगा। ठीक है। आगे देखिए, शीत मरुस्थलीय
दशाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शीत मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती है। ये साइबेरिया के मरुस्थल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? साइबेरिया के मरुस्थल में। ठीक है, आगे देखिए, भारत में शुष्क क्षेत्र कुल क्षेत्र का 4% है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में शुष्क क्षेत्र कुल क्षेत्र का कितना है? 4%। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सेवन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? सेवन। ये सेवन क्या है? ये मरुस्थलीय पौष्टिक घास है। सेवन क्या है? मरुस्थलीय पौष्टिक घास है ये। आगे देखिए, उत्पादक वनस्पति के स्तर होते हैं 3। उत्पादक वनस्पति के स्तर कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या क्या है? वन है, घास स्थल तथा मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं। कौन कौन से? वन, घास स्थल तथा मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैव भार के आधार पर समृद्ध माने जाने वाले सवाना प्रदेश पाए जाते हैं अफ्रीका में। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जैव भार के आधार पर समृद्ध माने जाने वाले सवाना प्रदेश पाए जाते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक, सॉरी, चलिए, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन में सहायक है उत्पादक, अपघटक तथा उपभोक्ता। कौन कौन से? उत्पादक, अपघटक तथा उपभोक्ता। ठीक है, आगे देखिए, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक संख्या में होते हैं उत्पादक। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक संख्या में होते हैं उत्पादक। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला समाप्त होती है अपघटक पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रत्येक खाद्य श्रृंखला समाप्त होती है अपघटन पर। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में गैस वातावरण से ली जाती है CO2। क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है इसमें गैस वातावरण से लिया जाता है। तो कौन सा गैस होता है? ये CO2 होता है। आगे देखिए, जैव भार का पिरामिड होता है कभी सीधा कभी उल्टा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जैव भार का पिरामिड ये कैसा होता है? तो कभी सीधा होता है, कभी उल्टा होता है। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय पारिस्थितिक वैज्ञानिक हैं रामदेव मिश्रा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? प्रसिद्ध भारतीय पारिस्थितिक वैज्ञानिक कौन है? तो रामदेव मिश्रा है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।